अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर 11th क्लास का जो सिलेबस है उसके चैप्टर नंबर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर आज हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस करते हैं कि चार्ल्स लॉ का मकसद क्या है और ये लॉ जो है क्या बोलता है। ठीक है, इससे पिछले जो लेक्चर थे उसमें हमने बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने ग्राम्स लॉ को भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ को पढ़ते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या होता है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि चार्ल्स लॉ का मतलब क्या है। चार्ल्स लॉ का मतलब ये है कि कोई भी गैस हो उसका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा जाए, तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा अगर हम टेम्परेचर को भी इंक्रीज करें। मतलब किसी भी गैस जिसका प्रेशर कांस्टेंट हो उसका वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है उनमें डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर। एट कांस्टेंट प्रेशर the volume of a given amount of a gas is directly proportional to the absolute temperature। ठीक है, तो किसी भी गैस का जो अमाउंट होता है, जो वॉल्यूम होता है, जो उसमें टेंडेंसी होती है किसी भी एरिया को ऑक्यूपाई करने की, वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास सिलेंडर है, उस सिलेंडर में जो भी गैस फिल हो और उसका प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो उसको हम अगर टेम्परेचर देंगे तो उसके अंदर जो गैस है उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर तक फैल जाएंगे और वो गैस जो है वो बहुत सारा वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम चार्ल्स लॉ को ऐसे डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल की साइन हटा दें तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने के लिख दिया है, के जो है वो गैस कांस्टेंट है और ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे या फिर ऐसा बोले हम कि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक गैस की इनिशियल स्टेट लेते हैं। ये हमारे पास है कि इनिशियल स्टेट है किसी भी गैस की, फॉर एग्जांपल। ठीक है, V1/T1 ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है किसी भी गैस की। ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है और ये हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये दोनों के इक्वल है, मतलब कांस्टेंट के इक्वल है। फाइनल स्टेट अगर हम ले यहाँ पर हम, तो अगर हम लिखें V2/T2 इज इक्वल टू के, ये दोनों जो है किसके इक्वल है, के इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के भी इक्वल हो सकती हैं। तो चार्ल्स लॉ को हम ऐसे लिखते हैं, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है, ये हमारे पास जो है चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है। ये हमारे पास क्या है, चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है, जिसके ऊपर हम जो है वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। वो न्यूमेरिकल्स इनको रीअरेंज करने से हम आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली ये हमारे पास जो है चार्ल्स लॉ है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि चार्ल्स लॉ ये बोलता है कि किसी भी गैस का अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो उसका जो टेम्परेचर है अगर हम बढ़ा दें तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। कैसे? जैसे भी हम किसी गैस को टेम्परेचर देते हैं ना, तो उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह को घेर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है चार्ल्स लॉ है। अब हम एक दो न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है उतार दें। तो अब हम एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं चार्ल्स लॉ के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसमें बोलता है कि कैलकुलेट द डिक्रीज इन टेम्परेचर।
calculate the decrease in temperature when a gas having volume 10 liters is compressed at 30 degrees Celsius to 5 लीटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। इसमें हमें बोलता है कि एक गैस है जिसका वॉल्यूम है 10 लीटर्स। ठीक है, वो 30 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं 5 लीटर तक, तो आप हमें बताएं कि उसका टेम्परेचर जो है वो कितना डिक्रीज होगा। लाजमी है, आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 10 लीटर्स और फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर कितना है 5 लीटर्स। तो 10 से 5 तक आता है, मतलब वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। तो चार्ल्स लॉ में अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी लाजमी डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर डेटा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास V1 मतलब इनिशियल जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो हमारे पास है 10 लीटर्स। उसके बाद हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर जो है वो है हमारे पास 30 सेल्सियस। उसके बाद हमारे पास जो है V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम जो है वो 5 लीटर है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है फाइनल टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप देखें कि 30 डिग्री सेल्सियस है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जहाँ पर भी हमें सेल्सियस नज़र आता है उसको हम केल्विन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सिंपली 237 जो है वो ऐड करेंगे, तो हमें 303 जो है केल्विन टेम्परेचर स्केल मिल जाएगा। तो ये हमारे पास जो है सिंपल कन्वर्जन है सेल्सियस की, किसमें, केल्विन के अंदर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चार्ल्स लॉ की इक्वेशन लिखते हैं। चार्ल्स लॉ के मुताबिक इक्वेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फाइनल टेम्परेचर। हमें क्या चाहिए, फाइनल टेम्परेचर चाहिए। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को जो है वो रीअरेंज करेंगे। ठीक है, कैसे रीअरेंज करेंगे, यहाँ पर हमें जो है वो क्या चाहिए, हमें फाइनल टेम्परेचर चाहिए। तो अब हम यहाँ पर ये जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है मतलब V2 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनिशियल टेम्परेचर से और उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे इनिशियल वॉल्यूम से। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल रीअरेंजमेंट इक्वेशन की। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज यहाँ पर V2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, हमारे पास है 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम T1 से। T1 का वैल्यू हमारे पास कितना है 303 केल्विन और V1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, हमारे पास है 10। ठीक है, तो इनको अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें T2 का जो वैल्यू है वो मिलेगा 151.5 जो है ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। सेकंड जो है या फिर फाइनल टेम्परेचर जो है उसका वैल्यू हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लिखेंगे केल्विन के अंदर। किसके अंदर लिखेंगे, हम केल्विन के अंदर लिखेंगे, क्योंकि हमें यूनिट यहाँ पर केल्विन लिया है तो यहाँ पर भी हम कौन सा यूनिट लेंगे, केल्विन ही लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये तो मैंने सॉल्व किया है, जस्ट मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है चार्ल्स लॉ है। तो ये हमने यहाँ पर सेकंड टेम्परेचर या फिर फाइनल टेम्परेचर जो है वो मालूम किया। अगर हम फाइनल वॉल्यूम जो है वो फाइंड करते तो उस हिसाब से हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। तो ये सिंपल है और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो आज हम डाल्टन्स लॉ को डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने चार्ल्स लॉ को डिस्कस किया था कि चार्ल्स लॉ क्या होता है, तो आज हम डाल्टन्स लॉ को डिस्कस करते हैं। ये लॉ जो है ये सब लॉ से डिफरेंट है और इसके प्रॉब्लम्स की जो इक्वेशन है वो भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो आज हम सिंपल इसको डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर
हम जो है डाल्टन्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। डाल्टन्स लॉ ने क्या बोला, ये लॉ कैसे दिया। डाल्टन ने बोला कि कोई भी एक गैसेस का मिक्सचर हो, उस मिक्सचर के अंदर ऐसी गैसेस शामिल हो जो आपस में रिएक्शन ना करें, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो, तो उस पूरे मिक्सचर का जो प्रेशर का एक सम है वो सम इक्वल होगा हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर के। मतलब जो भी गैसेस उस मिक्सचर के अंदर शामिल है उन सब के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा किसका, सम, टोटल प्रेशर जो है, ठीक है। टोटल प्रेशर जो है यहाँ पर सब के पार्शियल प्रेशर का जो सम है वो हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर से इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर स्टेटमेंट से एक्सप्लेन करता हूँ। द सम ऑफ टोटल प्रेशर of a mixture is equal to the partial pressures of each gas present in the mixture, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने कुछ गैसेस जो है वो फिल किए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर नियान गैस है, ठीक है, ये नियान गैस है, ये नॉन रिएक्टिंग गैस है। उसके बाद यहाँ पर हमने इसके अंदर जो है रेडियन गैस भर दी है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम इसके अंदर हीलियम गैस जो है वो भी भर दिए। तो यहाँ पर अगर नियान का प्रेशर जो है वो PnE को मैं यहाँ पर नियान का जो प्रेशर है उसे डिफाइन करता हूँ, वो है हमारे पास 10, ठीक है, 10 ATM यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये जो रेडियन है यहाँ पर PRN, मतलब रेडियन का जो पार्शियल प्रेशर है वो है हमारे पास 20 ATM। और उसके बाद हमारे पास जो हीलियम है, हीलियम का जो पार्शियल प्रेशर है वो है 30 ATM। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पर इनका ये पार्शियल प्रेशर है, नियान का पार्शियल प्रेशर है 10 ATM और रेडियन का जो पार्शियल प्रेशर है वो है 20 ATM। और उसके बाद हीलियम का जो है पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, वो 30 ATM है। तो ये इनका जो पार्शियल प्रेशर है ये टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 ATM आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 ATM। मतलब PT का मतलब क्या है, PT का मतलब है टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कितना है हमारे पास, 60 ATM है। तो ये 60 ATM किसके इक्वल है, 60 ATM जो है वो इक्वल है PNE मतलब नियान का प्रेशर, प्लस में PRN मतलब रेडियन का प्रेशर, और प्लस में PHE हीलियम का प्रेशर। ये हमारे पास जो है वो डाल्टन्स लॉ है। मतलब ये हमारे पास एक मिक्सचर है गैस का, ये टोटल प्रेशर एग्जिस्ट करता है, कितना एग्जर्ट करता है, कितना 60 ATM। 60 ATM का ये टोटल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो टोटल प्रेशर है ये हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर 60 किसके इक्वल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियान, पार्शियल प्रेशर ऑफ रेडियन, प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम गैस। ये हमारे पास डाल्टन्स लॉ है, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बहुत सारी इक्वेशन है हमारे पास। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पर लिखी है कि PT का मतलब क्या है, टोटल प्रेशर जो है किसके इक्वल है, P1 गैस, P2 गैस, उसके बाद P3 गैस, जितनी गैस शामिल है उन सब के पार्शियल प्रेशर के उसका टोटल प्रेशर जो है वो इक्वल है। उसके बाद इसकी दूसरी इक्वेशन जो है वो हम यूज करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। इसके थ्रू भी इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो सोल्व होते हैं। उसके बाद तीसरी जो इसकी इक्वेशन है वो है PT मींस टोटल प्रेशर इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पर अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें तो ये उसकी इक्वेशन है PA, मतलब किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर हम हासिल करना चाहते हैं तो उसका वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन, उस गैस के मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर अपॉन
टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे पास जो है इसकी तीसरी इक्वेशन है। ये इक्वेशन इसके थ्रू हम किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, टेम्परेचर भी फाइंड कर सकते हैं, और प्रेशर भी हम फाइंड कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है सब इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है, ये हमारे पास डाल्टन्स लॉ की इक्वेशन है। 3 इक्वेशन है, इनके थ्रू हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अपने जहन में रखनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन तीनों को इस्तेमाल करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सोल्व करेंगे, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि डाल्टन्स लॉ ये बोलता है कि कोई भी एक मिक्सचर हो, नॉन रिएक्टिंग गैसेस का कोई भी मिक्सचर हो, वो जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो उसके अंदर गैसेस जो भी मौजूद हैं उनके पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको एडवांस में देना चाहता हूँ, वो है एक MCQ, ठीक है, जो बहुत ही स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज कर देता है। तो यहाँ पर मैं आपको वो सिखा देता हूँ डाल्टन्स लॉ के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक MCQ है, which of the following do not follow the Dalton's law? Follow the Dalton's law, ठीक है। हमें ऑप्शन देता है एक गैस नियॉन एंड हीलियम, उसके बाद बी ऑप्शन हमें देता है रेडियन एंड जेनियन, उसके बाद सी ऑप्शन हमें देता है CO2 एंड नियॉन, उसके बाद डी हमें ऑप्शन देता है NH3 एंड HCl, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि बोलता क्या है। ये बोलता है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है गैसेस का वो डाल्टन्स लॉ को ओबे या फॉलो नहीं करता। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है नियॉन और हीलियम, उसके बाद रेडियन और जेनियन, CO2 एंड नियॉन, उसके बाद अमोनिया एंड HCl, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो बनेगा डी। क्यों डी बनेगा? मैंने आपको पहले ही बताया था कि डाल्टन्स लॉ के अंदर जो गैसेस शामिल होंगी वो नॉन रिएक्टिंग होगी। क्या होगी? नॉन रिएक्टिंग होगी, वो इस लॉ को फॉलो करेगी। जो गैस आपस में रिएक्शन करेगी वो इस लॉ को ओबे नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये जो NH3 एंड HCl ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो ये जो है इस लॉ को ओबे नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये आपस में रिएक्ट करती हैं, आपस में रिएक्ट करके क्या बनाती हैं? अमोनियम क्लोराइड बनाती हैं। तो ये हमारे पास जो है सिंपल इसका आंसर है। ये तीनों गैसेज जो है इसको फॉलो करती हैं। क्यों फॉलो करती हैं? क्योंकि ये आपस में रिएक्शन नहीं करती, मतलब ये गैसेज जो है ये इसको फॉलो नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और अमोनियम क्लोराइड बनाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डाल्टन्स लॉ है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन एंड इंशाल्लाह in next lecture we will solve the questions according to the Dalton's laws equation. Okay, thank you.